हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 8 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न समझने में भी इससे मदद मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं। ए है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी है, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और डी है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका क्या है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको दिया है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। बी है, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। सी है, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और डी है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि जो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विशेषता नहीं है। तो ए आपको दिया है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और डी है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या इसमें से सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी तीन है इन्हें याद रखिएगा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी यहाँ पे सही है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब भारत में क्या है, भारत एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी और अभिन्न है तथा केवल प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। और यह क्या है, अमेरिकी संघों जैसे राज्यों के बीच समझौते का नतीजा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, ये क्या है, राज्यों के बीच समझौते का नतीजा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है पूछा है। तो पहला आपको क्या दिया है, ए है, राज्य विधानसभा का विघटन। बी है, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। और सी है, स्थानीय निकायों का विघटन। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं। ए है, एक और दो सही है। बी है, एक और तीन सही है। सी है, दो और तीन सही है। और डी है, एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक और तीन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब जब किसी क्या है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो क्या करता है, विधानसभा को निलंबित कर सकता है या तो विघटित कर सकता है। तो क्वेश्चन में आपसे केवल एक ही पूछा है, तो ये दोनों यहाँ पे वो कर सकता है, या तो विधानसभा को निलंबित कर सकता है या उसे विघटित कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या है, स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन में राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में आपको क्या है, केवल यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया था, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो पहला आपको दिया है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। और दूसरा है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन सा सही है, आपको बताना है। तो ए है, केवल एक सही है। बी है, केवल दो सही है। सी है, एक और दो दोनों सही है। और डी है, ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे ना तो एक ना तो दो, यानी कि दोनों यहाँ पे क्या है, ये गलत है। अब क्या है कि राज्य की नीति निषेचक तत्वों का प्रयोग सरकार अपनी नीतियों के निर्माण में करती है।
और यह क्या है, विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको जो पहला दिया है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। दूसरा है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है केवल एक सही है, बी है 2 और 4 सही है, सी है 1, 3 और 4 सही है, और डी है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के पटल पर रखवाएगा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी वो संसद के पटल पर रखवाएगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी वो पटल पर रखवाएगा। केवल लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर नहीं रखवाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो पहला आपको क्या दिया है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। बी है इनमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी है इसमें जातिगत जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। और डी है इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला आपको दिया है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। और दूसरा है कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है यहाँ पे केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, और डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 यहाँ पे सही है। यानी कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है इसमें क्या है, न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से सदस्य इसमें लिए जाते हैं। अब जो पहला है यहाँ पे ये क्यों गलत है, क्योंकि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है इसकी स्थापना 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। क्या इसमें से सम्मिलित नहीं होगा? तो ए है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी है सेशन न्यायाधीश, सी है अधिकरण न्यायाधीश, और डी है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत है वो अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं है। और बाकी 3 यहाँ पे याद रखिएगा, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है, जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति आती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी है इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, और डी है इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।